नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। चलिए दोस्तों बात करते हैं। आज हम बात करेंगे वायरस के बारे में। क्यों भई वायरस के बारे में क्यों बात करेंगे? क्योंकि वहाँ यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? चलिए देख लेते हैं। परिभाषा, प्रकृति, पारगमन, टीएमवी की संरचना, बैक्टीरियोफेज, वायराइड्स, प्रियांस, विषाणु के आर्थिक महत्व सब यहाँ पर डिस्कस कर लिए जाएंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अपना पहला सवाल कहाँ गया भई? पहला सवाल आपका भाई साहब ये रहा, ठीक है? चलिए शुरू कह रहा है कि कौन सा रसायन है या कौन सा रसायन विषाणु जो के गुणन विषाणु विषाणु के गुणन में हस्तक्षेप करता है? कौन करेगा? तो ये करेगा कौन? एक्टिनोमाइसिन डी करेगा। कौन? एक्टिनोमाइसिन डी करेगा, ठीक है? चलो भाई, एक्टिनोमाइसिन डी के गुणन विषाणु के गुणन में हस्तक्षेप करता है। एक्टिनोमाइसिन डी एक प्रतिलिपि अवरोधक है जो डीएनए द्विगुणन पर जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज को बढ़ने से रोकता है। एक्टिनोमाइसिन डी एक प्रतिलिपिक अवरोधक है जो कि HIV-1 की प्रतिलिपि बनने से रोकता है। इसका उपयोग कैंसर के उपचार में भाई साहब किया जाता है, ठीक है? विषाणु अपना प्रोटीन कोट का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? तो पोषक कोशिका के अंदर करते हैं। कैसे करते हैं? पोषक कोशिका के अंदर करते हैं, ठीक है? पोषक कोशिका के अंदर भाई साहब करते हैं, ठीक है? अगला कह रहा है विषाणु अपना प्रोटीन कोड यानी कैप्सिड का निर्माण पोषक कोशिका के अंदर करते हैं। कैप्सिड विषाणु का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है जो विशिष्ट प्रोटीन से बना होता है। चूंकि विषाणु में राइबोसोम की कमी होती है, ध्यान रखना भाई साहब, आगे पूछा जाएगा। विषाणु में राइबोसोम की कमी होती है, इसलिए यह प्रोटीन को संश्लेषित नहीं करता है क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण स्थल होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य अमीनो अम्ल की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना और प्रोटीन निर्माण की यह प्रक्रिया अनुवादन कहलाती है, ठीक है? ध्यान रखना भाई, आगे पूछा जाएगा। वायराइड वे हैं क्या है भाई? तो वायराइड लिखा है कि जिनमें बिना प्रोटीन के आवरण के आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, ठीक है? कह रहा है कि जिनमें जिनमें बिना प्रोटीन आवरण के आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है उन्हें क्या कहते हैं? वायराइड्स कहते हैं, ठीक है? वायराइड्स संक्रामक रोगजनक कण हैं जो केवल पौधों को प्रभावित करते हैं, ठीक है? इन्हें पादप रोगजनक भी कहा जाता है। वायराइड जो है विषाणु छोटे होते हैं और इनमें राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए के गोलाकार स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है? जिनमें कोई भी प्रोटीन कोटिंग नहीं होता है। वायराइड्स की खोज सबसे पहले थियोडोडाइनर ने 1971 में की थी। वायराइड्स पादप परजीवी होते हैं। सबसे पहले आलू में वायराइड्स की जांच की गई थी, ध्यान रखना, ठीक है? पौधों में वायराइड्स के संक्रमण के कारण होने वाले लक्षणों में वृद्धि का रुकना, तना तना गलन, पत्तियों और फलों का विरूपण और अंत में पौधे की मृत्यु हो जाती है, ठीक है? मृत्यु ही अंतिम सत्य है, ठीक है? इन रोगजनकों से प्रभावित कुछ पौधे जैसे आलू, टमाटर, खीरा, गुलदाउदी, नारियल और एवोकाडो ये आदि हो जाते हैं, ठीक है? चलिए, कौन सा डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस हो जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये रोटा वायरस हो जाता है। रोटा वायरस एक दोहरे स्टैंडर्ड वाला एक आरएनए वायरस हो जाता है जो रेओविरिडे परिवार का सदस्य हो जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर वायरस की आकृति पहिए की तरह दिखाई देती है, जिस कारण इसे रोटा वायरस कहते हैं, ठीक है? नाम से जाना जाता है। रोटा वायरस संक्रमण के सबसे सामान्य लक्षणों में दस्त आएगी, बुखार आएगा, पेट दर्द होगा और उल्टी शामिल होगी। वायरान होता है। वायरान क्या होता है? तो न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, ठीक है? न्यूक्लियोकैप्सिड वायरान होता है। चलो भाई, बैक्टीरियोफेज की खोज किसने किया था? तो ये किया था स्वतंत्र रूप से FW टॉर्ट और फेलिक्स डी हेरले ने करी थी, ठीक है भाई? कह रहा है कि कौन सा कथन विषाणुओं के संबंध में गलत हो जाता है? कह रहा है विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं, ठीक है? दूसरा कह रहा है जीवित कोशिकाओं के अंदर द्विगुणित होने वाला आकोशिकीय विषाणु मृतोपजीवी होते हैं। विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल का बने होते हैं, ठीक है? अब क्या पूछा गया था? यहाँ पर पूछा गया था कौन सा गलत है, ठीक है? तो देख लेते हैं। गलत आपका सी है।
कह रहा है कि विषाणु मृतोपजीवी होते हैं, गलत बात है, ठीक है। विषाणु मृतोपजीवी होते हैं, विषाणुओं के संबंध में यह कथन का सत्य है, क्योंकि विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं जो जीवित कोशिका के अंदर दुगुणित होते हैं। ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। सभी विषाणु अनिवार्य परजीवी हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जो ऊर्जा उत्पन्न करने या प्रोटीन को संश्लेषित करने के लिए जीवित कोशिकाओं पर निर्भर होते हैं। कवक मशरूम जीवाणु मृतोपजीवी होते हैं, ठीक है, कवक मशरूम जीवाणु। कह रहा है कि एड्स विषयक निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कह रहा है कि HIV के पश्च विषाणु HIV के कारण होता है। T4 लसिकाओं के अंदर प्रतिकृति करता है। एलिसा परीक्षण विषाणु कणों का पता लगाता है। विषाणु 6 वर्षों तक प्रसुप्त रह सकता है। तो 1, 2, 4 सही है, ठीक है। 1, 2, 4 वाले पॉइंट सही है, तीसरा वाला गलत है, ठीक है। तीसरा वाला क्यों गलत है तो देख लेते हैं भाई। कह रहा है कि एड्स के संबंध में 1, 2, 4 सही है। एड्स एक रोटा वायरस है, ठीक है। यह एक मिनट थोड़ा माइक सही कर लेते हैं। मानव इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV के रूप में जाने जाने वाला रेट्रोवायरस मनुष्यों में एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम का कारण बनता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्वेंट एलिसा परीक्षण आमतौर पर HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पहला परीक्षण है। यह विषाणु कणों का पता नहीं लगता है, ठीक है। अच्छा भैया, ठीक है। HIV संक्रमित कोशिकाएं 6 सालों तक निष्क्रिय रह सकती हैं। अन्य लक्षण दिखने में 1 दशक का समय भी लग सकता है। किस विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है? तो किस में होगा तो भाई T2 फेज में होगा। T2 बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया यानी ई कोलाई को संक्रमित करता है। इसमें आनुवंशिक सामग्री के रूप में एक रैखिक dsDNA यानी डबल स्टैंडर्ड DNA होता है या सुरक्षात्मक प्रोटीन कोड का द्वारा कवर होता है। चलो भाई, अगला सवाल। स्टैनले बी प्रूसिनर 1982 में ब्रिटेन में स्क्रैपी रोग के कारक का सुझाव दिया। इसमें केवल प्रोटीन का कैप्सूल था, न्यूक्लिक अम्ल का कोर नहीं था। इन्हें प्रियान कहा गया, ठीक है। यानी प्रोटीन का कैप्सूल था, न्यूक्लिक अम्ल का कोर नहीं था, तो बस प्रियान लगा दो आप, ठीक है। चलो, 1967 में डाइनर और रेमर ने आलू के तर्कु कंद रोगों का कारण कुछ ऐसे जीवों को माना जिसमें वह न्यूक्लिक अम्ल था लेकिन प्रोटीन का कैप्सूल नहीं था। वो कौन हो जाते हैं तो प्रोटीन का कैप्सूल नहीं था तो ये वायराइड्स हो जाते हैं, ठीक है। वायराइड्स हो जाते हैं। डाइनर और रेमर ने आलू के कंद रोग का कारण कुछ ऐसे जीवों को माना जिसमें न्यूक्लिक अम्ल था लेकिन प्रोटीन का कैप्सूल नहीं था और इन्हें वायराइड्स कहा गया, जिसका अर्थ है वायरस जैसा, ठीक है। अच्छा, मतलब न्यूक्लिक अम्ल था, ठीक है, जीवों का माना जिसमें प्रोटीन का कैप्सूल नहीं था, ठीक है, प्रोटीन नहीं था, तो वो वायराइड्स कहलाते हैं। तर्क और किस में देखा था? आलू के कंद में देखा था, ठीक है। और फिर कह रहा है कि तर्कुकंद रोग से संक्रमित पौधों की वृद्धि गंभीर रूप से कम हो सकती है। पौधों की लताएं अपने स्वस्थ समकक्षों की तुलना में छोटी तथा अधिक अधिक सीधी पत्तियां उत्पन्न करती हैं। अगला सवाल पूछ रहा है कि विषाणु बना होता है तो विषाणु आपका प्रोटीन और DNA RNA से बना होता है। प्रोटीन DNA व प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। विषाणु RNA या DNA व प्रोटीन के बने होते हैं। विषाणु अतिसूक्ष्म अविकल्पी परजीवी अकोशिकीय होते हैं यानी नॉन सेलुलर होते हैं तथा विशिष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन का है। ये सजीव तथा निर्जीव के मध्य की कड़ी है। दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिकों की धारणा है कि विषाणु आद्य यानी प्रिमिटिव या प्राचीन कण नहीं है, अपितु अत्यंत विशिष्ट आदि परजीवी है। अभी भी इस विवाद का समुचित समाधान नहीं हो सका है। चलो भाई, चेचक का कारण क्या है? चेचक का कारण वेरियोला हो जाता है, ठीक है। वेरियोला नामक विषाणु से होता है। इसका प्रकोप संपूर्ण शरीर पर होता है। रोग जो वायु द्वारा या रोगी से सीधे संपर्क द्वारा फैलता है। इसमें रोगी को ज्वर, शरीर में दर्द, जुकाम, उल्टियाँ होती हैं। फिर 3 से 4 दिनों के बाद मुंह पर लाल दाने निकल आते हैं, ठीक है। जिसे नहीं कहते हैं वो देवी माता आ गई। किसके पास कोशिकीय संगठन नहीं होता है तो वायरस के पास नहीं होता है, ठीक है।
प्रियान की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये प्रोशीनर को दिया गया था, प्रोशीनर को दिया गया था। ठीक है, प्रियान संक्रामक प्रोटीन कण होता है। ठीक है, और अगर बात करते हैं प्रोशीनर द्वारा पहली बार 1983 में प्रियान की सूचना दी गई थी। भेड़ों में स्क्रैपी रोग इन्हीं के कारण से होता है। इस रोग में भेड़ विचलित होकर किसी आधार से अपने शरीर को रगड़ती है। अच्छा भाई, गत वर्षों में ब्रिटेन में गायों के पगलाने के रोग के पीछे प्रियान को कारण माना जा रहा था। जीवाणु कोशिकाओं के अंदर अप्रत्यक्ष रूप में विद्यमान कोई भी शीतोष्ण बैक्टीरियोफेज कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये प्रोफीज कहलाता है, प्रोफीज कहलाएगा। ठीक है, किस वायरस जीनोम को मिनी क्रोमोसोम भी कहा जाता है? तो ये SV40 को, SV40 जो सिमियन वैक्यूलेटिंग वायरस 40 या सिमियन वायरस 40 का संक्षिप्त नाम है। यह एक पालियोमा वायरस है जो बंदरों और मनुष्य दोनों में पाया जाता है। अच्छा भाई साहब, SV40 एक डीएनए वायरस है जिसमें जानवरों में ट्यूमर पैदा करने की क्षमता होती है, लेकिन यह अक्सर एक गुप्त संक्रमण के रूप में मौजूद रहता है। एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है क्या कहलाता है? जब जीवाणु को संक्रमित कर रहा है तो क्या कहा जाएगा? बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज कहा जाएगा, नहीं जीवाणु भोजी। ठीक है, अच्छा, कह रहा है कि इस विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप होस्ट में उत्पन्न पदार्थ जो उसे भावी विषाणु संक्रमण से सुरक्षित रखता है कहलाता है क्या? उसे इंटरफेरॉन कहते हैं। ठीक है, इंटरफेरॉन। वायरल संक्रमण के फलस्वरूप उत्पादित इंटरफेरॉन एक महत्वपूर्ण एंटीवायरल मानव प्रोटीन है। जब यह वायरल संक्रमण द्वारा शरीर की कोशिकाओं पर हमला किया जाता है तो कोशिकाएं इसके जवाब में इंटरफेरॉन नामक एक एंटीवायरल प्रोटीन का उत्पादन करती हैं। ओ भाई साहब, तब तो अच्छी बात है। कह रहा है कि इंटरफेरॉन और सिंथेसाइज इज रिस्पॉन्स, यानी के जवाब में इंटरफेरॉन को संश्लेषित किया जाता है। तो ये अगर बात कर लें विषाणु के जवाब में, ठीक है, एक एंटीवायरल पदार्थ जो कोशिका में विषाणुओं के संश्लेषण को रोकता है तो क्या कहलाता है? इंटरफेरॉन कहलाता है। ठीक है, ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुणन करते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो उसे प्रो प्रोपागेटिव यानी प्रवर्धनशील कहते हैं। ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुणन करते हैं। ठीक है, प्रवर्धनशील कहते हैं। जब एक विषाणु एक बैक्टीरियम पर आक्रमण करता है तो तब जो पदार्थ होस्ट में प्रवेश करता है वो कौन सा पदार्थ हो जाता है? वह पदार्थ हो जाता है, कहाँ गया वह पदार्थ? न्यूक्लिक अम्ल हो जाता है। ठीक है, चलो, जब जब एक जीवाणु को संक्रमित करने वाले वायरस को बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज में जीवाणु में डीएनए और प्रोटीन खोल होते हैं। संक्रमण के दौरान केवल डीएनए बैक्टीरिया के होस्ट शरीर में इंजेक्ट करता है। कौन? डीएनए ही करता है। प्रोटीन खोल बैक्टीरिया के होस्ट के बाहर रहता है। ये भैया बाहर पहरा देगा। ठीक है, प्रोटीन खोल। बैक्टीरियोफेज बाध्यकारी परजीवी है, ऐसे सभी आवासों में पाए जाते हैं जहाँ बैक्टीरिया जीवित रहते हैं। ठीक है, अगला, विषाणु संक्रमण के फलस्वरूप होस्ट में उत्पन्न पदार्थ जो उसे भावी विषाणु संक्रमण से सुरक्षित करता है उसे इंटरफेरॉन कहते हैं। ठीक है, इंटरफेरॉन। अगला सवाल, ये तो कर चुके थे, ये न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, सॉरी, ठीक है। अगला है प्रियॉन्स में होता है। प्रियॉन्स में क्या होगा? प्रियॉन्स में आपका केवल प्रोटीन होगा। पार्श्वप्रियन, पार्श्वप्रोटीन, पार्श्वप्रियन, पार्श्वप्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जिंदाबाद, प्रोटीन जिंदाबाद। प्रियांश ऐसे रोग कारक हैं जिनमें केवल प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होता है। इसकी खोज स्टैनली प्रोशीफर ने की थी 1997 में। नोबेल पुरस्कार इन्हीं के लिए दिया गया था। इन प्रोटीन कणों में गुणन करने की व संक्रमित करने की क्षमता होती है। ठीक है, कह रहा है कि कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो ये की गई थी बीजरिंग के द्वारा की गई थी। अगला सवाल, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है। एड्स के लिए उत्तरदायी तो रेट्रोवायरस हो जाता है। ठीक है, रेट्रोवायरस। पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया था। पादप विषाणु सर्वप्रथम किसने क्रिस्टलीकृत किया था? स्टैनली ने किया था।
स्टैनली ने प्रथम विषाणु से उपतम क्रिस्टलीकृत किया था। टोबैको का मोज़ेक वायरस क्रिस्टलीकरण होने वाला पहला वायरस था। ठीक है, टोबैको का। ओके, टोबैको का मोज़ेक वायरस क्रिस्टलीकरण ने यह भी दिखाया था कि क्रिस्टलीकरण के बाद भी टोबैको का मोज़ेक वायरस सक्रिय था। भारत में साइनोफिज की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? साइनोफिज की खोज की थी आर्यन सिंह और पीके सिंह। साइनोफिज, ठीक है भाई, साइनोफिज। चावल के युद्धों में साइनोफिज की सूचना दी थी इन्होंने। ठीक है, पीके सिंह और कौन थे? एनके सिंह, आर्यन सिंह, सॉरी, आर्यन सिंह। साइनोफिज, साइनोफिज डीएनए वायरस का एक समूह है जो साइनोबैक्टीरिया, नीलदार शैवाल तथा के भीतर पाए जाने वाले इन होस्ट जीवों पर हमला करता है। अगला सवाल, साइनोफेज की खोज के द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी किसके द्वारा? सैफरमैन और मॉरिस के द्वारा साइनोफेज की खोज की गई थी। अच्छा, सैफरमैन और मॉरिस के द्वारा की गई थी। साइनोफेज वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। साइनोफेज विषाणु है जो आक्रमित करता है साइनोफेज यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को। ठीक है, वायरल कैप्सिड बना होता है। वायरल कैप्सिड जो बना होता है किसका बना होता है? ये बना होता है प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और रेट्रो विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो ये आपका कौन? डीएनए होता है, एक सूत्री। ठीक है, सॉरी, रेट्रो वायरस होता है। क्या होता है भाई? रेट्रो वायरस होता है, एक सूत्री आरएनए। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड वाला होता है भाई साहब। ठीक है, रेट्रो वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो क्या होता है? रेट्रो वायरस का अनुवांशिक पदार्थ एक सूत्री आरएनए होता है। एचआईवी एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस की सदस्य जातियां अन्य जीवों के कोशिकाओं में घुसकर उनके डीएनए में अपने आनुवंशिक जीनों के आरएनए की प्रति डाल देती है। ठीक है भाई, बैक्टीरियोफेज में एक एंजाइम पाया जाता है जो कहलाता है, क्या कहलाता है? उसे लाइसोजाइम कहते हैं। लाइसोजाइम बैक्टीरियोफेज में पाया जाने वाला एक एंजाइम है। लाइसोजाइम को एन एसिटाल्यूमिनोसाइड कहते हैं। इस एंजाइम का वाणिज्यिक प्रयोग भी किया जाता है। इस एंजाइम का उपयोग जानवरों में प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में किया जाता है। कुंडलित संकुचनशील आच्छादित पाया जाता है किसमें? तो जीवाणु यानी बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है। एक टी श्रेणी का जीवाणु भोजी पहचाना जाता है अपने, किसके लिए पहचाना जाता है? तो अपने टैडपोल आकार से पहचाना जाता है। ठीक है, कौन सी बीमारी विषाणु द्वारा होती है? तो विषाणु द्वारा पोलियो वायरस। ठीक है, पोलियो वायरस ऐसे याद कर सकते हो। टीबी तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है। मलेरिया तो आपका प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम तथा प्रोटोजोआ से होता है। और आपका लेप्री जो है, लेप्रोसी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा होता है। कौन से विषाणु द्वारा बर्ड फ्लू होता है? बर्ड फ्लू आपका H5N1 से होता है। बर्ड फ्लू होता है। ठीक है, बर्ड फ्लू होता है, बर्ड फ्लू होता है, बर्ड फ्लू होता है। बर्ड फ्लू जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा, टाइफी फ्लू, जीनस ए फ्लू तथा एवियन फ्लू भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहलाता है? कौन कहलाएगा? तो ये कहलाएगा कौन? माइकोप्लाज्मा कहलाएगा। माइकोप्लाज्मा वे जीव हैं जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी जीवित कोशिका है जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकती है। ओ भाई साहब, ठीक है, इसे माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क का जोकर कहते हैं। किसे? माइकोप्लाज्मा को। ये सबसे छोटे जीव हैं जो प्रजनन करने में सक्षम है और इन कोशिका की दीवार में म्यूरिन या पेप्टिडो ग्लाइकेंस की कमी होती है, इसलिए यह किसी भी आकार में फैल और बदल सकता है। वायरस में प्रक्रिया अनुपस्थित है। वायरस में कौन सी प्रक्रिया? तो ये एनर्जी लिबरेशन करके है। हाँ, ऊर्जा मुक्ति नहीं होती है। ठीक है, बाकी आपका रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, म्यूटेशन, ये सब कुछ होता है इसमें। तरह की वायरस HIV वायरस होता है, रेट्रो वायरस से होता है। ठीक है, रेट्रो वायरस क्या है? ABD रेट्रो वायरस और RNA और आपका HTLV3, ये है क्या भाई? HIV जो है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। LAV मतलब लिम्फेडिनोपैथी एसोसिएट वायरस। ठीक है, और आपका HTLV क्या हो जाता है? ह्यूमन टी सेल्स
लिम्फोफाइट लिम्फोट्रॉफिक वायरस, ठीक है, टाइप 3। ARV क्या है? एड्स एसोसिएटेड रेट्रोवायरस हो जाता है। ओके। नीलहरी शैवाल के सदस्यों को परजीवी बनाने वाला वायरस कौन सा हो जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है कौन सा भाई? साइनोफीज हो जाता है। नीलहरी शैवाल के सदस्यों को परजीवी बनाने वाले इस वायरस को साइनोफीज कहा जाता है। नीलहरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। स्टेनियर ने नीलहरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के रूप में वर्गीकृत किया। किसने? स्टेनियर ने। जीवाणुभोजी ऐसे वायरस जो जीवाणु के ऊपर परजीवी होते हैं। वायराइड्स हैं। वायराइड्स क्या होते हैं? तो वायराइड्स ये आपका संक्रामक न्यूक्लिक एसिड को ही वायराइड्स कहा जाता है। ठीक है भाई। वायराइड्स में कैप्सिड तथा प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। ये आरएनए के स्वतंत्र तथा छोटे वृत्ताकार एक सूत्री आपका अणु होते हैं जिनमें लगभग 300 न्यूक्लियोटाइड प्रोनोमर होते हैं। ये सिर्फ पौधों में रोग फैलाने वाले संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। ठीक है भाई साहब। वर्ष 1971 में टी.ओ. डाइनर ने न्यूक्लिक अम्ल से बने इन अणुओं को वायराइड्स कहा था। किसने? टी.ओ. डाइनर ने कहा। सर्वप्रथम खोजा गया वायराइड्स पोटैटो स्पिंडल ट्यूब वायराइड है। प्रियन को संक्रामक प्रोटीन्स भी कहा जाता है और वायरस को संक्रामक न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहा जाता है। ठीक है। एंजाइम अनुपस्थित है किसमें? तो वायरस में। ठीक है। वायरस में एंजाइम अनुपस्थित होता है जिसके कारण ये ना तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं ना ही पोषण कोशिकाओं के बाहर इनका द्विगुणन होता है। उपापचयी एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण ही स्वतंत्र वायरस कणों में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। एक सूत्री डीएनए पाया जाता है किसमें? तो ये पाया जाता है 174 वायरस। ये क्या है? अच्छा, बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है और इन बैक्टीरियोफेज में 103 डीएनए पाया जाता है। ठीक है। अगला सवाल। एक प्लाज्मिड जो होस्ट गुणसूत्र में एकीकृत हो जाता है और एक साथ दोहराता है, क्या कहलाता है? तो उसे एपिसोम कहते हैं। ठीक है। सबसे छोटा मुक्त जीव कौन सा हो जाता है? तो ये कौन सा? माइकोप्लाज्मा। पीपीएलओ है तो बीपीएलओ हो जाता है क्या? प्रोकैरियोटिक सेल्स हो जाता है। ऐसे जीवाणुभोजी जो जीवाणुविक कोशिका पर संक्रमण के तुरंत पश्चात उनका लयन कर लेते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये क्या कहलाएंगे भाई साहब? तो कहलाएंगे क्या? उन्हें वायरुलेंट कहते हैं। वायरुलेंट कहते हैं। अच्छा, वायरुलेंट ऐसे जीवाणुभोजी हैं जो जीवाणु के कोशिका और संक्रमण के तुरंत पश्चात उनका लयन कर देते हैं। ग्रिफिथ के अनुसार ये इस प्रकार के जीवाणु होते हैं। बैक्टीरियोफेजेस बने होते हैं किसके बने होते हैं? तो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन के। इनमें से कौन से जीवों में समानता एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल तथा डीएनए अथवा आरएनए ही पाया जाता है? तो किसमें? तो विषाणु में। ठीक है। क्या कह रहा है? कौन से जीवों में समानता एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है? तो विषाणु में पाया जाता है। विषाणु में पाया जाता है। ठीक है भाई साहब। विषाणु में पाया जाता है। विषाणु में पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। विषाणु में पाया जाता है। T4 जीवाणुभोजी का विकास किया जा सकता है किसमें? तो ये वृहदान्त्र में पनपने वाले जीवाणु इकोलाई में और कृत्रिम उपचार वाले माध्यम में किया जा सकता है। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि ट्यूमर प्रेरक जीन के निष्कासन के पश्चात जीवाणु का T4 प्लाज्मिड कहलाता है, क्या कहलाएगा? टी डीएनए कहलाएगा। ठीक है। टी डीएनए कहलाएगा। नग्न विषाणु हैं तो नग्न विषाणु कौन हो जाएंगे? वायराइड्स हो जाते हैं। ठीक है। वायराइड्स हो जाते हैं। ठीक है। कोशिका में विषाणु के द्विगुणन को रोकता है। कौन रोकेगा? किसकी क्षमता है जो रोकेगा? तो ये रोकेगा कौन भाई? ये रोकेगा IFN अल्फा रोकेगा। IFN अल्फा रोकेगा। ठीक है। अल्फा भाई साहब रोकेगा। वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो विजेरिंक द्वारा किया गया था। विजेरिंक द्वारा किया गया था। वायरस को बहुत छोटा कण माना जाता है जो संक्रमण का कारण बनता है। इन्हें कोशिका सिद्धांत का अपवाद
इन्हें कोशिका सिद्धांत का अपवाद कहा जाता है। ठीक है, सजीव और निर्जीव के बीच की जोड़ने वाली कड़ी के रूप में जाना जाता है। वायरस की खोज का श्रेय दिमित्री इवानोव्स्की को दिया जाता है। वायरस नाम मार्टिन विलियम वेजेरिनिक द्वारा गढ़ा गया था। ठीक है, तभी नाम अच्छा दिया है। वायरस का खोल बना होता है। वायरस का खोल बना होता है भाई साहब किसका? प्रोटीन का बना होता है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल पूछ रहा है कि कौन ना तो एक प्रोकैरियोटिक है ना ही यूकैरियोटिक है। कौन सा? टीएमवी हो जाता है। टोबैको मोज़ेक वायरस ना तो प्रोकैरियोटिक है ना ही यूकैरियोटिक। यह सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी संयोजक कड़ी होती है। निर्जीव पदार्थ में निर्जीव की भांति पड़ा रहता है, और लेकिन सजीव कोशिकाओं के संपर्क में आने पर उसमें रोग उत्पन्न करने तथा अपना पोषण प्राप्त करने की क्षमता हो जाती है इसकी। अच्छा, एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनो सिंड्रोम उत्पन्न होता है। तो जो एड्स कैसे उत्पन्न होता है? तो ये आपका यही है। कौन सा है? HTLV थर्ड और LAB-ARB2। ठीक है, अगला सवाल। जीवित रहने वाली कोशिका के बाहर वायरस कण को कहते हैं, क्या कहते हैं? वायरस कण को विरियॉन कहते हैं। ठीक है, विरियॉन कहा जाता है। विरियॉन, विरियॉन का अर्थ क्या है? तो ये हो जाता है वायरस का कैप्सिड, वायरस की पूर्ण अवस्था, वायरस का न्यूक्लिक, मृत अवस्था। मृत वायरस तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला वायरस की पूर्ण अवस्था को ही विरियॉन कहा जाता है। और 174 विषाणु के जीनोम में बीपी की संख्या क्या है? बीपी क्या है भाई? संख्या 5386 है। कोलीफेज 51। ठीक है, इसको भी देखें भाई है क्या। एक वायरस विषाणु में पाया जाता है। एक वायरस विषाणु में क्या पाया जाता है? प्रोटीन और तथा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? राम राम सत्य है। कौन सा सत्य कह रहा है कि विषाणु में प्रोटीन परत, प्रोटीन कोट कैप्सोमेयर की बनी होती है? सही है, बिल्कुल ठीक है, यही वाला सही है। अगला सवाल। प्रोटीन में संक्रामक कण जिनमें न्यूक्लिक अम्लों का अभाव होता है वे कहलाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल का अभाव होगा तो क्या कहलाएंगे? प्रियन कहलाते हैं। सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है तो प्रियांस कहलाता है। प्रियांस कहलाता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया इसके कारण होता है। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया मानव में रेबीज बीमारी का एक क्लिनिकल संकेत है। रेबीज वायरस इस बीमारी के संक्रमण का कारण बनता है। ठीक है, यह वायरस संक्रमित जानवरों के लार से फैलता है। यह मनुष्यों और अन्य स्तनधारियों में मनुष्य के सूजन का कारण बनती है। शुरुआती लक्षणों में बुखार और एक्सपोज्ड जगह पर झुनझुनी शामिल है। पानी का डर हाइड्रोफोबिया इसका प्रमुख लक्षण है। पादप विषाणु एक उदाहरण हो जाता है। पादप विषाणु जो है, जो आपका TMV, ठीक है, टोमेको मोज़ेक वायरस, यह खोखले दंड के आकार का होता है जिसके 3000 एंगस्ट्रॉम तथा लंबाई 3000 एंगस्ट्रॉम तथा व्यास 180 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका प्रोटीन आवरण तो 2130 कैप्सोमियर का बना होता है जो कि कुंडली के रूप में बना होता है। प्रत्येक कैप्सोमियर में अंदर की ओर एक खांचा होता है। खींचा नहीं, टीएमवी की आनुवंशिक सामग्री होती है। टीएमवी की आनुवंशिक सामग्री RNA होती है। ठीक है, RNA होती है। टीएमवी की आनुवंशिक सामग्री RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। टीएमवी खोखले डंडे के आकार का होता है। हो भैया, ठीक है, 3000 एंगस्ट्रॉम इसका लंबाई होती है और व्यास 180 एंगस्ट्रॉम होता है। इसकी प्रोटीन आवरण 3130 कैप्सोमियर का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम दोस्तों बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। ओके बाय, फिर मिलेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे।